ठीक है, तो यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब स्टार्टिंग विद पीपीटीज। द बेसिक ऑफ दिस यूनिट लाइज इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। सबसे पहले यू डू हैव अ मशीन। इससे पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वी डू हैव अ मशीन, वी इन द मशीन वी हैव अ सीपीयू, वी हैव अ मेन मेमोरी एंड वी हैव अ सेकेंडरी मेमोरी। ये तीन चीजों को ध्यान रखना है कि सीपीयू है, मेन मेमोरी है, एंड ऑन द अदर पार्ट वी डू हैव अ डिस्क और दी what is known as secondary memory. From the disk, initially when the program is being written, जब program लिखा जाता है, it resides on the disk. From the disk, it is being placed onto the main memory while it is being execute. तो ये वाला पॉइंट सबको ध्यान रखना है कि सबसे पहले program is residing in the disk and from the disk it goes to the main memory for the execution, because this is the only memory where CPU can directly interact. CPU can directly interact the main memory. CPU cannot directly interact or fetch the data from the secondary storage device, and in between the CPU and the main memory there lies a cache memory. So this is very important point, the basis of this whole chapter, that there is a CPU, there is a main memory, and from the on the other hand we do have a secondary storage device. Program initially are on the disk. When they have to be executed, they are stored into the main memory, and from the main memory CPU fetches the instructions of each of the program and execute it. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइज ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी इज लार्जर एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी, ये भी पॉइंट क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट कि सिर्फ वही प्रोग्राम दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड आर केप्ट इन द मेन मेमोरी, ऑल अदर प्रोग्राम्स आर केप्ट ऑनटू द डिस्क। अब होता क्या है कि इनिशियली हम स्टार्ट से बात करें कि जब सिस्टम डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ इनिशियली 70s 80s में, तो क्या मशीन्स कैसे थे, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम आने से पहले की बात चल रही है कि इनिशियली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरीके के आज नजर आ रहे हैं हमारे पास वो नहीं थे। ठीक है, तो जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं थे तो क्या था उस समय, और ये जो मशीन हम ये ओवरऑल आर्किटेक्चर देख रहे हैं इस तरह का भी आर्किटेक्चर नहीं था। तो पहला टॉपिक जो आपका सिलेबस का है दैट इज नोन एज बेसिक बेयर मशीन्स एंड रेजिडेंट मॉनिटर्स। दिस इज द वेरी इनिशियल टॉपिक। ये जो बेसिक स्टार्ट हुआ कि कब से उस समय जिस समय ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं थे उस समय सिस्टम्स कैसे थे और वहां पर प्रोग्राम क्या एग्जीक्यूट होता था। तो कमिंग टू दैट व्हाट इज द बेयर मशीन? बेयर मशीन इज अ लॉजिकल हार्डवेयर that is used to program in the processor without using the operating system. ये बात ध्यान देने वाली है कि in that time we don't have the operating system as of now. We have studied that we can execute any program, we cannot execute any program without the operating system. But yes, with the help of where machine we can do so. In case of where machine जो कि एक basic machines थे without the operating system, उस समय पर प्रोग्राम बेयर मशीन सिर्फ एक बेसिक मशीन्स हैं जो कि प्रोग्राम्स को असेंबली लैंग्वेज में ही एग्जीक्यूट कर पाते थे। इनिशियली व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज नॉट डेवलप्ड, द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज डन डायरेक्टली बाय द हार्डवेयर। डायरेक्टली हार्डवेयर हैज टू interact with the user, has to directly interact with the hardware without using any interfaces at that time. The only drawback was that where machine accepting the instruction is only machine language. This was the major drawback, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं डेवलप थे, यूजर हैज टू इंटरेक्ट विद द मशीन डायरेक्टली विद द machine language. So due to this, persons who has sufficient knowledge of computer field are only able to operate the computer. Without having the operating system, they also execute instructions, and they by how they execute instructions is by resident monitor. तो उस समय जो प्रोग्राम अभी आप ये एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये जो डायग्राम देख पा रहे हो बहुत कुछ आज के हमने जितने भी डायग्राम्स बनाए उसकी तरह है। आप देख पा रहे हो एट द लास्ट वी डू हैव अ यूजर प्रोग्राम एरिया, दिख रहा है ना, ये यूजर प्रोग्राम एरिया है जिसको अभी हम प्रोसेसेस यहाँ पर लिखते हैं। जब भी हम ड्रॉ करते हैं अभी तक जो हम नए मशीन्स बना रहे हैं, जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हमने बनाया, तो वहां पर आपने देखा कि हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर वी डू ड्रॉ दी प्रोसेसेस,
P1, P2 and so on, and one part of the memory was used for storing the operating. ये आज तक हम बनाते आए हैं मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच, that we have many processes residing in the main memory, and in the main memory there was a area reserved for the operating system. That means operating system and the processes reside in the main memory. Similar to this, ये जो left hand side में diagram दिख रहा है, we do have a user program area, and apart from that, in place of an operating system, we do have the resident monitors. These resident monitors, हम इसको कह सकते हैं कि these are very similar to operating system, or they are performing the part of the task of the very similar task of the operating system, but they are not much capable. Their functionalities are very limited. ये समझ पा रहे हो कि resident monitors क्या थे? Resident monitors वो programs थे जो कि बेयर मशीन्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क परफॉर्म करते थे, बेयर मशीन्स पर ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क परफॉर्म करते थे, दैट वर रेजिडेंट मॉनिटर्स, है ना। तो अब मेजॉरिटी 4 यूनिट में डिवाइड किया जा सकता था इसको। अभी भी देखोगे आप प्रोग्राम को कंपाइलर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम काम करते हैं तो देयर वाज एन इंटरप्ट प्रोसेसिंग यूनिट, डिवाइस ड्राइवर थे, जॉब सीक्वेंसिंग था, कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स थे। तो अगर इन चारों पार्ट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, व्हाट आर द फंक्शनलिटीज ऑफ दिस पार्ट, तो बेसिक फंक्शनलिटीज थी कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेजिडेंट मॉनिटर। सब अब ध्यान रखना, व्हाट इज रेजिडेंट मॉनिटर? रेजिडेंट मॉनिटर वो प्रोग्राम है जो कि बेयर मशीन पर अ सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बिहेव करता था। इट विल हेल्प द यूजर टू रन इट प्रोग्राम। मेजर फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली क्लास से पढ़ते आए हैं कि इट विल हेल्प द यूजर टू एग्जीक्यूट इट प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में यूजर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। उसी तरह ये जो रेजिडेंट मॉनिटर्स हैं, दे विल बी एक्टिंग आल्सो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कहां पर? बेयर मशीन्स पे। आज की मशीन्स की बात नहीं कर रहा, जबकि हार्डवेयर डेवलप नहीं था, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं था, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो जो अपने आप में एक रेजिडेंट मॉनिटर था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप समझ सकते हैं उस समय पर रेजिडेंट मॉनिटर्स बोला जाता था। कि कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर इज कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर व्हिच इज यूज्ड टू रीड एंड कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम one level to the next level. That means simply it will interpret the instructions. जो CPU का काम था जिस समय, जो fetch, decode और execute cycle है, it was the control language interpreter. Loader, the second part of the resident monitor, which is the main part of the resident monitor, loader, which load all the necessary system and application program into the main memory. Similarly, आज के टाइम पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला टास्क है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इट हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट पार्ट दैट डिसाइड कि कहां पर लोड होना है, कौन सी फ्री स्पेस पर लोड होना है। ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस समय भी रेजिडेंट मॉनिटर्स का काम था, उसके पास एक यूनिट थी लोडर दैट विल डिसाइड ऑल दीज यूनिट। सिमिलरली द डिवाइस ड्राइवर, the third part of the resident monitor is device driver, which is the third part of the resident monitor is device driver, which is used to managing the connecting input output device to the system. Similarly, एक और पार्ट था यहाँ पर, जिस तरह यहाँ पर आज के सिस्टम्स में इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी है, वहां पर ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर थे दैट विल बी यूजिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एंड एक और पार्ट था, one more part is there, that is interrupt processing. If there is an interrupt, किसी को शिवलिंग, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट। आज के डेट के मशीन्स आ गए जो कि इस स्ट्रक्चर के थे। तो सबसे पहले मेमोरी में दो टाइप का, आपको एक चीज समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कि प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। अब जब हम ये ऐसा बोल रहे हैं कि प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, वहां पर वेरियस स्कीम्स हो सकती हैं कि व्हेन द प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, देयर कैन बी वेरियस स्कीम्स ऑफ वेरियस सिनेरियोज। तो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज कंटिन्यूअस एलोकेशन एंड अनदर वन इज द नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। फर्स्ट इज कंटिन्यूअस एलोकेशन, कंटिन्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूअस। तो जब नॉन कंटिन्यूअस था, इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो भी प्रोग्राम डिस्क से मेन मेमोरी में आएगा, it will be allocated continuous. The space in the memory is being allocated continuously. पूरा का पूरा एक साथ लगातार मेन मेमोरी में स्टोर्ड होगा। This point has to be प्रोग्राम from the disk to the main memory में लोड होगा, and if it is following the continuous scheme, एक पोजीशन से स्टार्ट होकर लगातार पूरा प्रोग्राम
एड ऑन होगा ऑन टू द मेन मेमोरी। कंटिन्यूअस का एक सिंपल एग्जांपल है अरेज। अरेज में मालूम है ऑल द एलिमेंट आर बीइंग स्टोर्ड कंटिन्यूअसली, दैट मींस वन आफ्टर द अनदर। सिमिलरली अगर इफ अ प्रोग्राम साइज इज ऑफ 5k, if it is using the program sizes of 5 KB and if it is using contiguous memory allocation, then in the main memory contiguously 5 KB space has to be identified. If there is a 5 KB of space, then it will be stored there. If it is not, then it has to wait. Contiguous memory allocation तो बहुत है ना। अब दूसरी बात आती है नॉन कंटिग्यूअस। इसी का केस ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन देयर वुड बी सम ड्रॉबैक। ठीक है, अब विद इन द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन देयर कैन बी आल्सो टू स्कीम्स। वन इज नोन एज फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग एंड अनदर इज नोन एज वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग। पहली बात करते हैं फिक्स्ड साइज की। If the main memory is being divided into fixed size and each size may or may not be the same, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर मेन मेमोरी को हम फिक्स्ड साइज में डिवाइड कर दें और ये जरूरी नहीं है कि हर साइज का पार्टीशन का हर साइज सेम साइज का हो, तो वो कहलाया जाएगा फिक्स्ड साइज पार्टीशन। फॉर एग्जांपल अगर सपोज दिस इज माय मेन मेमोरी एंड आई डिवाइड इट इनटू वेरियस फिक्स्ड साइज। सपोज दिस इज ऑफ 10 KB, the size of this memory is 10 KB. I divide this into the size of suppose 4 KB, two partitions of 2 KB, another partitions of 2 KB, and suppose two more partitions of 1 KB. That means we are talking about fixed size partition. At the start of the processing, मेन मेमोरी को कैसे डिवाइड करना है उसका साइज फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जो ये पार्टीशन का साइज है ये सबका सेम हो। सबका सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स्ड रहेगा। अब ऐसा फिक्स्ड रहने से क्या होता है कि जब भी, अब होना क्या था, फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्रोग्राम हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। From the secondary storage device, program has to be loaded into the main memory. तो अगर सपोज यहाँ से 3 KB का एक प्रोग्राम है that has to be loaded into the main memory। ठीक है, अब ये वाला सिनेरियो में सपोज देयर वी हैव अ प्रोग्राम साइज ऑफ 3 KB that has to be loaded into the main memory। अगर अब 3 का साइज है और मेरे पास मेन मेमोरी का आप स्पेस देख रहे हो, एक पार्टीशन है 4 KB का, दो पार्टीशन है 1 KB के और दो और पार्टीशन है 1 KB के, तो 3 KB के साइज को एलोकेट करने के लिए ये 2 KB 1 KB इज इनसफिशिएंट। मैं यहाँ पर नहीं स्टोर कर सकता। दिस 3 KB पार्टीशन हैज टू बी लोडेड इनटू दी 4 KB स्लॉट। और जैसे ही यहाँ पर 4 KB का स्लॉट में आपने 3 KB लोड किया, 1 KB is being wasted। कि this 1 KB is being wasted। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, this is known as internal fragmentation। Internal fragmentation is due to the fixed size partition, और जो मेमोरी में स्पेस एलोकेट किया गया है इंटरनली वहां पर कुछ पार्टीशन में स्पेस वेस्ट हो जाती है। तो दिस इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज कि जब आपके फिक्स्ड साइज पार्टीशन हो, फिक्स्ड साइज पार्टीशन का कैन नॉट चेंज। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, एक फिक्स्ड साइज पार्टीशन में सिर्फ एक ही फिक्स्ड साइज पार्टीशन की वजह से, फिक्स्ड साइज पार्टीशन की वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी सुना है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि सपोज वी डू हैव अ स्पेस, वी डू हैव अ मेन मेमोरी, और क्योंकि कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करना है, सपोज दिस इज not free, this is 3 KB, this is 3 KB, and the process size is, अब total free space is 6 KB here, total free space is 6 KB, 3 KB is free, 3 KB is free, and in between ये जो 4 KB का space है, it is being utilized by some other processes। If a process of 4 KB came, if a process of 4 KB came, total free space available is 6 KB, process coming is of 4 KB। क्योंकि contiguous ही स्टोर करना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि total allocated contiguous memory available is of 3 KB only। तो ऐसे केसेस में this is the case of
external fragmentation. When the size of the available memory is larger as compared to the size of the process, even though then also we are not being able to allocate the memory because it is not being provided continuously. It has to be in a continuous fashion. तो ये दूसरा भी पॉइंट ध्यान रखना है कि what is external fragmentation. तो ये कुछ, लेकिन अब एडवांटेजेस भी हैं. अभी तो मैंने डिसएडवांटेजेस की बात की. There would be some advantages also. मेजर एडवांटेज क्या है? अगर एरे के केस में ध्यान है, एरे इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेटेड स्कीम. तो जो एडवांटेज एरे में मिलता है मुझे, वही एडवांटेज मुझे यहाँ पर भी मिलता है. एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट इज वेरी इजी. एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट इज वेरी इजी in case of continuous memory scheme, because the elements or the process is being allocated continuously. If I know the start address, this was the case of an array. This was in case of an array. Numerical भी किया था इस पे आप लोगों ने. If you know the start address or if you know the base address, अगर base address मालूम लग जाए, you can calculate the address of any of the element. If you know the base address, starting address, you know what is the size occupied by the each cell, then it is very easy to calculate the index of the any of the cell. या हम इसी को कह सकते हैं कि accessing of element in case of array was very easy. क्यों easy हो रहा था? वो एक ही properties की वजह से हो रहा था, क्योंकि it was using क्या use कर रहा था वो? It was using continuously variable allocation, continuously memory allocation. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे लिए easy नहीं होता. वही in case of, आपको ध्यान हो, linked list. अगर linked list है, which is non-contiguous in fashion. When linked list in non-contiguous in fashion, और मैं आपसे कहूं कि access the third element और third node in the linked list, तो क्या करना पड़ता था? Directly there is no possible way of accessing the third element. You have to access the first element. First element will contain the address of the second element. You will go to the second element. You will fetch the address of the third element, and then it will be able to. Then you will be able to access the third element. That means, in case of a non-contiguous memory allocation, accessibility फास्ट नहीं होगी, एक्सेसिबिलिटी फास्ट नहीं होगा, लेकिन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एक्सेसिबिलिटी फास्ट होगा. तो वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होगी कि जब भी मेमोरी के अंदर कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट की जाएगी, देयर इज एन इजी टास्क ऑफ फैचिंग द एड्रेसेस ऑफ द यूनिट. क्योंकि अल्टीमेटली फिर दूसरी चीज याद रखनी है, जब भी सीपीयू जनरेट करता है, अभी दो वर्ड और आएंगे, वन इज नोन एज द लॉजिकल एड्रेस, अनदर वन इज नोन एज द फिजिकल एड्रेस. दो नए शब्द. अब इसमें मुझे लगता है कंटिन्यूअसली समझ में आ गया होगा. व्हाट इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, व्हाट इज फिक्स्ड साइज पार्टीशन, व्हाट इज वेरिएबल साइज पार्टीशन. इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जितनी भी स्पेस है मेमोरी में कंटिन्यूअसली होगी. वो भी दो टाइप से हो सकता है, इधर अ फिक्स्ड साइज. हाँ, वेरिएबल साइज पार्टीशन में हम डिसाइड नहीं करते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ द मेमो, व्हाट इज द साइज ऑफ द पार्टीशन. ये पूरा एज अ होल, पूरा एक सिंगल यूनिट, एक पूरा पार्टीशन समझ लीजिए. जैसे जैसे यूनिट्स आएंगी, जैसे जैसे प्रोग्राम आएगा, इट विल बी गिवन दैट स्पेस. सपोज सबसे पहले 5 KB का स्पेस आया, टोटल दिस इज ऑफ 10 KB. सपोज द मेमोरी साइज इज ऑफ 10 KB. सबसे पहले एक 5 KB का स्पेस आता है, प्रोसेस आता है, तो 5 KB का स्पेस कंटिन्यूअसली इज बीइंग एलोकेटेड. ये मैं जो बना रहा हूँ वो मेन मेमोरी बना रहा हूँ. सारा जो भी कुछ डिस्कशन चल रहा है, इट इज प्रोग्राम इज बीइंग लोडेड फ्रॉम द डिस्क टू द मेन मेमोरी. तो सबसे पहले जो 5 KB का स्पेस आया वो एलोकेट किया गया. सपोज उसके बाद 2 KB का स्पेस आता है, वो एलोकेट कर दिया गया. उसके बाद 1 KB का स्पेस आता है, वो एलोकेट कर दिया गया. प्रोसेस आता है, वो एलोकेट कर दिया गया, एंड सो ऑन. अब आप इसमें देख पाओगे कि इस केस में यहां पर क्या नहीं हो सकता? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता. अगर वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग है तो यहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता. ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि लास्ट में जाके हो सकता है कि मेरे पास एक स्पेस, सपोज 5 2 7 एक 8 का हो चुका है, और अगला जो आता है मेरे पास 1.9 आ जाए, सपोज 1.9 आ जाए, तो एक छोटा स्पेस लेफ्ट अलोन रह सकता है. लेकिन पार्टीशंस के बीच में इंटरनली स्पेस वेस्ट नहीं होगा. इन केस ऑफ वेरिएबल पार्टीशनिंग, इन केस ऑफ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, आप देख पाएंगे कि जो स्पेस है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ ओनली विल बी हेल्ड इन केस ऑफ द फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग. तो ऐसा करने से वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग का कुछ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है. देयर कैन बी एन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. अब प्रोसेसेस जैसे आ रहे हैं, बीच बीच में से प्रोसेसेस जाएंगे भी. व्हेन द प्रोग्राम विल बी एग्जिटेड,
तो फ्री स्पेस विल आल्सो बी क्रिएटेड। सपोज 5 केबी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जैसे ही 5 केबी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ इट विल फ्री द स्पेस फ्रॉम हियर। जैसे ही 5 केबी का स्पेस, अगर इस समय एक 6 केबी का प्रोसेस आता है, बिकॉज द स्पेस अवेलेबल इज ऑफ ओनली ऑफ 5 केबी, तो एक नया प्रोसेस इस समय नहीं आ सकता, इट हैज टू वेट। अगर 4 केबी का आता है तो इस 5 में से मैं 4 केबी उसको दे पाऊंगा कंटिन्यू, 1 केबी इज लेफ्ट अलोन और कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर प्रोसेसेस। इस बार यहाँ पर ये जो है ये दूसरे प्रोसेसेस के से यूज किया जा सकता है। अब उसके बाद दो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, वन इज नोन एज फिजिकल एड्रेस एंड अनदर वन इज नोन एज द लॉजिकल एड्रेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज द लॉजिकल एड्रेस। अब मेरे पास यहाँ पर दो टाइप की मेमोरी है, वन इज नोन एज द फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी। फिजिकल मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी को ही फिजिकल मेमोरी भी कहेंगे। तो वन इज नोन एज द मेन मेमोरी और द फिजिकल मेमोरी एंड अनदर वन इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी है दैट विल बी, अब दो वर्ड बोल रहा हूं मैं बार बार, वन इज नोन एज फिजिकल एड्रेस और दी अनदर वन इज द लॉजिकल एड्रेस। तो एड्रेस स्पेस ऑफ द मेमोरी, जो यहाँ पर एड्रेसेस हैं मेन मेमोरी के, दे विल बी टर्म्ड एज द फिजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस आर वो एड्रेसेस हैं जो कि आपको सेकेंडरी मेमोरी के हो सकते हैं। लॉजिकल मेमोरी वो एड्रेसेस हैं जो एक प्रोग्राम यूज करेगा एंड इट कैन बी ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरी चीज भी याद रखना है आपको। चलो पहले मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको दो चीज याद रखनी है। जब भी आपने प्रोग्राम बनाया, अपने दिमाग में एक सी प्रोग्राम लाइए, मेक अ पिक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। सबसे पहले आपने एक फाइल बनाया, डॉट सी फाइल बनाया, यू हैव रिटन अ प्रोग्राम, उसके बाद कंपाइल किया और एग्जीक्यूट। ठीक है, इतना कुछ आप करते हैं जब भी एक सी प्रोग्राम लिखते हैं। तो कुछ चीजें ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज होती हैं। अब जब आपने सी प्रोग्राम बनाया, एक फाइल बनाई, वो कहां पर है? इट इज ऑन टू दी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डॉट सी एक्सटेंशन से फाइल लिख रहे हो, कहां पर सेव हो रही है देख सकते हो, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पर सेव होता है। कुछ देर बाद सिस्टम ऑफ कर दो, थोड़ी देर बाद आके आप दोबारा से उस फाइल को रिट्रीव कर सकते हो, दोबारा से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर लोड है। जिस समय पर आप कंट्रोल F9 करके उसको एग्जीक्यूट करते हो, दैट पर्टिकुलर फाइल इज बीइंग लोडेड इनटू दी मेन मेमोरी और वो मेन मेमोरी में आ जाता है। डिपेंडिंग अपॉन की फिक्स साइज पार्टीशनिंग यूज की है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग यूज की है, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज की या नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज किया है, जिस भी तरह का स्कीम यूज की होगी, तो वाइल फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू प्राइमरी मेमोरी में जब जाएगा तो इट विल बी फॉलोड दैट स्कीम। तो फिजिकल मेमोरी के जो एड्रेस हैं, मेन मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं, दे आर नोन एज दी फिजिकल एड्रेसेस। और दूसरा वर्ड है लॉजिकल एड्रेसेस। तो डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज के जो एड्रेसेस हैं दैट आर नोन एज लॉजिकल एड्रेसेस। अब जब भी एक प्रोग्राम लिखा गया, प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल हुआ, आफ्टर द कंपाइलेशन आपको पता है कि वहां पर जितना भी जब भी कंपाइल होगा प्रोग्राम, ये कुछ एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, मेन फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं। और जब भी प्रोग्राम कन्वर्ट होगा, कंपाइल होगा फ्रॉम द हाई लेवल टू द मशीन कोड, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं और फंक्शन कॉल है, दे ऑल बी रिप्लेस्ड बाय द एड्रेस फील्ड्स। ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है? कंपाइल किया प्रोग्राम, लिखा आपने प्रोग्राम, जब तक लिखा तब तक वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में था। कंपाइल करने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड। जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो आपको ध्यान है कि आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, एक इंस्ट्रक्शन सेट ऑपकोड होगा वहां पर, ऑपकोड के साथ वहां पर आगे उसके एड्रेस फील्ड होंगे। तो इसी तरह क्या होगा वहां पर कि इसी तरह जब कंपाइल हुआ कोड, कंपाइल होने के बाद हाई मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, मशीन लेवल में जितने भी आपके सिंबॉलिक नोटेशंस थे, वेरिएबल्स थे, फंक्शन कॉल थे, दे ऑल बी कन्वर्टेड इनटू द एड्रेस फील्ड। अब जब वो एड्रेस फील्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी वो एड्रेस फील्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, होने के बाद फाइनली होना क्या है? फ्रॉम द डिस्क इट हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। वो डिस्क से मेन मेमोरी में जाना होता है। अब देखिए कुछ ये प्रोग्राम है, अब ये प्रोग्राम है, आप ये देखेंगे कि इसके कुछ एड्रेस है। ईच इंस्ट्रक्शन, ये आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड, और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ जंप 8, दैट मींस वहां पर आपने लिखा था एक हाई लेवल में कोड, उस हाई लेवल में कोड लिखने के बाद इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द एड्रेस फील्ड। ये अपने आप में एड्रेस फील्ड में कन्वर्ट हो गया, इट इज बीन कन्वर्टेड टू द एड्रेस फील्ड। अगर मैं इसकी बात करूं कि फाइनली ये पूरा प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, तो अगर ये जो एड्रेसेस हैं, आप देखें
एक इंस्ट्रक्शन का है 0, दूसरे का है 4, थर्ड का है 8, उसके बाद है 12। अगर जंप 8 है एंड दिस इज एन एड्रेस, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलोड होगा? ये मूव फॉलो होगा। दिस पर्टिकुलर, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर इट हैज टू बी मूव्ड हेयर, ऐसा होना है। लेकिन ऐसा कब होना है? ये कब होगा? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, और एग्जीक्यूशन कहां पर होगा? व्हेन इट इज बीइंग लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। एग्जीक्यूशन तब होगा व्हेन इट इज बीइंग लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। तो अगर ये जो एड्रेसेस हैं, ये आप देख पाएंगे कि अगर ये एड्रेसेस हैं, अगर आपका इंस्ट्रक्शन यहीं पर जाके लोड हो, तब तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट सही होगा। अगर नहीं हो तब ये प्रोग्राम गलत एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 0th इंस्ट्रक्शन, ये जो जिस समय प्रोग्राम लिखा गया, अब ये 2 एड्रेसेस हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं 2 एड्रेसेस की बात कर रहा हूँ। वन इज द फिजिकल एड्रेस, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, वन इज द 2 एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। वन इज द फिजिकल एड्रेस एंड अनदर वन इज द लॉजिकल एड्रेस। वन इज द फिजिकल एड्रेस, अनदर वन इज द लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस समझना बहुत आसान है, फिजिकल एड्रेस समझना बहुत आसान है। जो एड्रेसेस रैम के हैं, प्राइमरी मेमोरी के हैं, दे आर ऑफ द फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है। जो मेन मेमोरी के हैं वो फिजिकल एड्रेसेस हैं। अब ये, लेकिन अब दूसरी बात होती है कि लॉजिकल एड्रेस क्या है। अब इसकी बात समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें लॉजिकल एड्रेस की जरूरत क्या पड़ रही है। व्हाट इज द नीड ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस? जब हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस थे तो व्हाट इज द नीड ऑफ लॉजिकल एड्रेस? ये पॉइंट को आपको सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज दी, हमें जरूरत कहां पड़ी। तो एक सिंपल सिनेरियो सामने लिखा हुआ है कि एक प्रोग्राम लिखा गया, प्रोग्राम के अंदर उसके कुछ एड्रेसेस थे। अभी लॉजिकल एड्रेस नहीं है, अभी मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ लॉजिकल एड्रेस, अभी सिंपल एक ही एड्रेस की बात कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ एड्रेसेस थे। जब प्रोग्राम हाई लेवल से मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, इंटरनली जितने भी जंप स्टेटमेंट्स थे, वेरिएबल्स थे, ऑल आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू देयर एड्रेस पार्ट। जब एक बार वो एड्रेस पार्ट में कन्वर्ट हो गए, तो अब सेकंड पॉइंट आता है कि दे हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। अब 2 टाइम पर ये काम हो सकता है। ये एड्रेस जो आ रहे हैं, दे कैन बी गिवन 2 पॉइंट्स। वन इज नोन एज द कंपाइलेशन टाइम, दिस एड्रेसेस आर बीइंग कन्वर्टेड। अब चलो इसकी बाद में बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, अभी कंपाइलेशन टाइम की मैं बाद में बात करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस प्रोग्राम हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आया तो जंप 8 स्टेटमेंट, क्योंकि ये 8 तो ऐसा कि ऐसा ही लोड होगा, जंप 8 स्टेटमेंट जो कि परफॉर्म करना चाहिए था मूव ऑपरेशन, तभी कर पाएगा जबकि ये मूव इंस्ट्रक्शन फिजिकल एड्रेस में 8 पर ही हो। अगर इसके अलावा वो कहीं और हुआ तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। ये तो बात हुई कि जब तक हमारे पास सिंगल प्रोग्राम है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब भी अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच। दैट मींस हमारे पास सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। जब हमारे पास सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, तब आप देखें कि सपोज मेरे पास सिस्टम में 2 प्रोग्राम है। इस पर अगर मेरे पास 2 प्रोग्राम है, प्रोग्राम 1 का भी एड्रेसेस है, देख पा रहे हो 0 से लेकर 12 तक है। प्रोग्राम 2 के भी एड्रेसेस हैं, 0 से लेकर 12 तक है। एक प्रोग्राम तो मैंने लोड करा दिया इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम 0 से लेकर 12 तक, क्योंकि लेकिन अब ये स्पेस ऑक्युपाइड हो गई है। मेन मेमोरी मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एड्रेस स्पेस ऑक्युपाइड हो गई है। दूसरा प्रोग्राम मैं यहाँ नहीं स्टोर करा सकता, फ्री स्पेस में मैंने एलोकेट कराया। जब मैंने फ्री स्पेस में एलोकेट कराया, तो आप इस बार देखोगे कि अगर मेरा ये मैचिंग नहीं हुई, जो अब 2 एड्रेसेस हैं, वन इज जो कि प्रोग्राम यूज कर रहा है और एक वो एड्रेस है जो कि फिजिकल एड्रेस में है, मेन मेमोरी के हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं हुए, जो कि इस केस में देख पा रहे हो, कहां पर देख पा रहे हो कि सपोज जंप 12 प्रोग्राम 2 का, इन केस ऑफ प्रोग्राम 2, जो भी कुछ प्रोग्राम 2 का सर आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही सर। सर माइक ऑफ है। चलो अब आ रही है? यस सर। है ना, अब आ रही है। अब सुनो, हम चल रहे थे कि हमारे पास 2 एड्रेसेस हैं। एक एड्रेस है जो कि प्रोग्राम यूज कर रहा है और एक एड्रेसेस है हमारे पास फिजिकल मेमोरी के एड्रेसेस हैं।
तो अगर मेरे पास मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब मेरे पास एक से ज्यादा प्रोग्राम है, सामने सिनेरियो में मेरे पास दो प्रोग्राम है, दोनों ही प्रोग्राम जीरो से लेकर 12 के एड्रेसेस यूज कर रहे हैं। जिस समय प्रोग्राम लिखा गया, कंपाइल किया गया, आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोग्राम ने 0 से लेकर 12 तक के एड्रेसेस स्टोर का कन्वर्जन किया। अब जब ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच में, बोथ ऑफ दीज टू प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। दोनों ही प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होंगे। सपोज पहला वाला प्रोग्राम जो है 0 से लेकर 12 तक का स्टोर हो गया, लेकिन दूसरा प्रोग्राम यहां लोड ना होकर ऊपर लोड होगा। और यहां पर जब देखोगे कि अगर जब ये सेकंड प्रोग्राम का जंप 12 एग्जीक्यूट होगा, ये सेकंड प्रोग्राम का जंप 12 एग्जीक्यूट होगा, होना क्या चाहिए था? कंपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड प्रोग्राम का जंप 12 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? कंपेयर को कर रहा है। लेकिन लोड होने के बाद ये 12 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? ये एक दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं करना था। जंप 12 था तो कंपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना था। यहां पर भी जब प्रोसेसर फैच करता है जंप 12 को, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता, तो ऐड ना परफॉर्म होके कंपेयर परफॉर्म होना था। क्योंकि इस समय ये परफॉर्म ना होकर ये ऐड परफॉर्म्ड होगा, दैट मींस कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आने वाला है। अगर इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा, ये आ क्यों रहा है? दूसरी बात समझने की, ये आ क्यों रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये एड्रेसेस प्रोग्राम ने यूज किए थे और जहां पर ये लोड हुआ, ये डिफरेंट थे। इनकंसिस्टेंट रिजल्ट इसलिए आया कि ये जो एड्रेसेस प्रोग्राम ने यूज किए थे और ये जो मेन मेमोरी के एड्रेसेस थे, ये डिफरेंट थे। अगर डिफरेंट नहीं होते तो रिजल्ट कंसिस्टेंट आता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। पहले वाले में देख सकते हो, इन केस ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम, जब ये पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ये सही एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट के जितने भी एड्रेसेस हैं दे मैचेस विद द एड्रेसेस ऑफ द मेन मेमोरी। लेकिन क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच है, मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच में डिफरेंट लोकेशन पर जाके प्रोग्राम लोड होंगे ऑन टू द मेन मेमोरी, तो ये डिसाइड करना, अब मेन मुद्दा क्या आता है कि हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो एड्रेसेस हैं और ये जो फिजिकल रैम के एड्रेसेस हैं, समहाउ या तो ये मैच करें, समहाउ या तो ये मैच करें जैसे पहले प्रोग्राम में हो रहा है, और अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा क्या करना पड़ेगा हमें कि अगर या तो ये मैच करें, और अगर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो समहाउ दे हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल वन। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। या तो मैच करें, ठीक है, या तो मैच करें, और मैच नहीं कर पा रहे हैं तो समहाउ दीज एड्रेसेस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस, जिसको हम मैपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैच नहीं कर रहा था, 12 is not matching with 16। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो somehow 12 जो है, कंपेयर किसको करना था? 12th वाला कंपेयर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए था। तो ये वाला 12 has to be converted into the address number 28। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं तो फिर मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एग्जीक्यूट हो जाएगा सही। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। ये एड्रेसेस समझ में आ रहे हैं? एड्रेसेस समझ में आ रहे हैं क्या चल रहा है? सर लॉजिकल एड्रेस क्रिएट होगा, है ना? लॉजिकल एड्रेस की अभी हम बात करेंगे। अभी हमने लॉजिकल एड्रेस की बात नहीं की, सिर्फ अभी हमने नाम नहीं दिया लॉजिकल एड्रेस का। ये है लॉजिकल एड्रेसेस, लेकिन अभी हमने इसका नाम नहीं दिया है। वी आर टॉकिंग अबाउट वो एड्रेसेस जो कि प्रोग्राम यूज कर रहा है, और क्योंकि अल्टीमेटली प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड होना है, अल्टीमेटली प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड होना है, तो या तो उसी जगह पर लोड हो जो कि प्रोग्राम ने एड्रेस यूज किए हैं, पहला पॉइंट ये है। या तो प्रोग्राम उसी जगह पर लोड हो जहां की मेन मेमोरी में उसी जगह पर लोड हो जो कि प्रोग्राम ने जनरेट किए हैं, या दूसरी जगह पर लोड होता है, तो समहाउ प्रोग्राम के एड्रेसेस को कन्वर्ट करना होगा फिजिकल मेमोरी के एड्रेसेस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसी को, ये जो हम बात कर रहे हैं मैच हुआ, अब ये जो एड्रेस जनरेशन है, आगे चलते हैं, ये जो एड्रेस जनरेशन है, अच्छा अभी रुको जरा एक पॉइंट बात करते हैं।
ना, उससे पहले भी कुछ स्लाइड्स मैंने स्किप किए हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मैंने कहा कि कुछ एड्रेसेस जो है प्रोग्राम यूज करेगा और कुछ एड्रेसेस मेरे मेन मेमोरी के हैं। या तो वही जो एड्रेसेस, अब दोनों ही अलग अलग एड्रेसेस हैं, अल्टीमेटली प्रोग्राम लोड होना है ऑन टू दी रैम। अब ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन है, एड्रेस ट्रांसलेशन किसे कह रहे हैं? एड्रेस बाइंडिंग है। दैट मीन्स जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लोड होगा ऑन टू दी मेन मेमोरी, क्या वही एड्रेसेस जहां पर इस प्रोग्राम के अंदर जो जनरेट हो रहे हैं एड्रेसेस वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं? इस चीज पर हम ये 3 जगह पर एड्रेसेस जनरेट किए जा सकते हैं, ईदर एट द कंपाइल टाइम, ईदर एट द लोड टाइम और ईदर एट द एग्जीक्यूशन टाइम। अब 2 एड्रेसेस हैं, एक प्रोग्राम का एड्रेस है जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोल दे रहे हैं, एक मेन मेमोरी का एड्रेस है जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोल दे रहे हैं। और लॉजिकल एड्रेस हैज टू बी, या तो ये लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस सेम हो। लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू दी फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू दी फिजिकल एड्रेस। अगर लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस सेम है, ये उसी केस में पॉसिबल है जब मुझे ये पता हो कि मेरा प्रोग्राम मेन मेमोरी में इन फ्यूचर कहां पर लोड होने जा रहा है। ये पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि अगर लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस सेम हो जाएं, दैट मींस इस प्रोग्राम के अंदर जो एड्रेसेस यूज किए गए हैं वही सेम एड्रेसेस वही प्रोग्राम जाके पर्टिकुलरली उसी लोकेशन पर अगर लोड हो, तो ये मैं तभी करा पाऊंगा जब मुझे पहले से पता हो, स्टार्ट में पता हो कि मेरा प्रोग्राम मेमोरी में किस लोकेशन पर जाकर स्टोर होने वाला है। अगर मुझे ये नहीं मालूम तब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह के कोड को अगर मुझे मालूम है, प्रायरली मालूम है, पहले से मालूम है कि कहां पर मेरा प्रोग्राम किस लोकेशन पे जाकर फिजिकल मेमोरी पर लोड होगा, तो मैं लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल मेमोरी को सेम कर सकता हूं। और इन्हीं को कहा जाता है, ये टाइप का जो बाइंडिंग है, दिस टाइप ऑफ बाइंडिंग इज नोन एज कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अगर मुझे पहले से मालूम है, और ये एब्सोल्यूट कोड भी, इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट कोड। अब इसका नाम एब्सोल्यूट कोड क्यों है? क्योंकि सपोज अगर एक बार प्रोग्राम इस लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ और नेक्स्ट टाइम दोबारा कंपाइल किया, अब जरूरी नहीं है कि वो सेम जाके सेम जगह पर स्टोर हो। अगर सेम जगह पर स्टोर नहीं हुआ प्रोग्राम, तो इट हैज टू बी रिकंपाइल्ड अगेन, दोबारा से एड्रेस जनरेशन कराना होगा। हम बार बार इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसको एब्सोल्यूट कोड भी बोला जाता है। ड्रॉबैक है इसके साथ कि एक जगह ही प्रोग्राम को हमेशा लोड होना होगा। अगर ये भी तब करा सकता हूं जब मुझे पहले से पता हो कि प्रोग्राम कहां लोड होने वाला है। ये भी तब करा पाऊंगा कि जब मुझे पता लग पाए कि कहां पर उस टाइम पर इन नियर फ्यूचर कहां पर मेमोरी स्पेस फ्री होगी। अगर मेमोरी स्पेस उस समय पर उस जगह पर फ्री नहीं हुई, तो वी कैन नॉट बी एबल टू लोड दी प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा टाइम है लोड टाइम का। लोड टाइम का मतलब है कि जब प्रोग्राम इनिशियली प्रोग्राम के अंदर जब कंपाइल हुआ, कंपाइल करने तक इट कंटेन्स द लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस ही रहेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन लॉजिकल एड्रेस ही रहेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन एट द टाइम ऑफ लोडिंग, सेकंड स्टेप में लोड होना है। सबसे पहले कंपाइल होना है प्रोग्राम, कंपाइल होने के बाद सेकंड स्टेप में लोड होना है, और लोड होने के बाद एग्जीक्यूट होना है। तो अगर लोड टाइम पर किया, तो जिस समय प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हुआ, उस टाइम पर डायरेक्टली उस टाइम पर आपके लॉजिकल एड्रेस वुड बी कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एड्रेस। ये वाला पॉइंट समझ में आया? दोनों में डिफरेंस। पहला वाला पॉइंट कंपाइल टाइम पर, जिस समय प्रोग्राम कंपाइल हुआ, अभी लोड नहीं हुआ है, कंपाइल हुआ, कंपाइलेशन टाइम पर ही जो एड्रेस जनरेशन हुआ वही लॉजिकल एड्रेस सेम है जो कि फिजिकल एड्रेसेस के थे। ये पहला सिनेरियो है जिसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम और एब्सोल्यूट कोड। सेकंड वन इज लोड टाइम। लोड टाइम पर तो इसमें क्या है, कंपाइल टाइम पर तो एब्सोल्यूट एड्रेसेस हैं, एब्सोल्यूट एड्रेसेस के साथ लोड हुआ, लेकिन जैसे ही लोड हुआ दीज लॉजिकल एड्रेसेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एड्रेस। और तीसरा वाला पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यही यूज भी होने वाला है, एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। दैट मींस कंपाइल हुआ, कंपाइल होने पर इट कंटेन्स लॉजिकल एड्रेस, लोड हुआ, लोड होने पर भी इट कंटेन्स द लॉजिकल एड्रेस, लेकिन थर्ड स्टेप
when the instruction is being fetched, when the instruction is being fetched by the processor for the execution, it sees, क्या दिखेगा उसको इंस्ट्रक्शन के अंदर, it sees the logical address, but before execution this logical address is somehow converted into the physical address. This logical address is being converted into the physical address. ये पॉइंट समझ में आया? इसी को यूज करने वाले हैं, पूरा आपका चैप्टर इसी पर बेस्ड है, कन्वर्जन ऑफ द लॉजिकल एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस. कोई डाउट तीनों केस में? सर एग्जीक्यूशन एक बार फिर से बता दीजिए. एग्जीक्यूशन का अब देखो 3 फेजेस हैं, फिर दोबारा से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि मेरे पास 3 फेजेस चल रहे हैं. ठीक है, 3 फेजेस क्या क्या है प्रोग्राम के अंदर? सबसे पहला है कंपाइलेशन फेज, दूसरा है लोडिंग फेज. लोडिंग फेज का मतलब जिस समय प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी में लोड होगा, और तीसरा फेज है एग्जीक्यूशन फेज. अब फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने माइंड में लानी है कि मेरे पास 2 टाइप के एड्रेसेस हैं. एक वो एड्रेसेस हैं जो कि प्रोग्राम यूज कर रहा है, और एक वो एड्रेसेस हैं जो कि मेन मेमोरी में के हैं. तो अब ये जो 2 डिफरेंट एड्रेसेस थे, 3 जगह पर कन्वर्जन हो सकता है. अब असल में होना क्या चाहिए कि जब भी एग्जीक्यूशन होगा, मैंने इससे पहले हमने इस डायग्राम में देखा था, इससे पहले वाली स्लाइड में, 1 मिनट रुको, इससे पहले वाली स्लाइड में, कि होना क्या चाहिए था कि प्रोग्राम तभी सही एग्जीक्यूट होगा. अब इसको ध्यान से देखो, प्रोग्राम तभी सही एग्जीक्यूट होगा जबकि प्रोग्राम के अंदर जो एड्रेसेस यूज हो रहे हैं वो वही हो जो कि फिजिकल एड्रेस के हैं. प्रोग्राम के अंदर वही एड्रेसेस यूज हो जो कि फिजिकल मेमोरी के एड्रेस हो. अगर प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एड्रेस ही रहे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम को एक बार और देख लेते हैं. अगर सपोज प्रोसेसर ने जंप 12 को एग्जीक्यूट करना चाहा, जंप 12 को अगर प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना चाहा तो प्रोसेसर को कौन सा एड्रेस मिल रहा है? ये 12 मिल रहा है. 12 कौन सा एड्रेस है? वो एड्रेस है जो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन प्रोग्राम को दिया गया था. तो कौन सा एड्रेस है? ये लॉजिकल एड्रेस है. तो ये लॉजिकल एड्रेस अगर प्रोसेसर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इट विल सी अ ऑपकोड जंप एड्रेस ऑफ 12. तो जो जंप कर देगा वो 12 पे. अगर जंप करता है 12 पे तो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा? ऐड होगा. होना क्या चाहिए था? कंपेयर. प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए था? कंपेयर. लेकिन अगर लॉजिकल एड्रेस ही रहे यहाँ पर तो वो सही एग्जीक्यूशन नहीं होगा. तो सही एग्जीक्यूशन कब होगा? अब इस बात की बात चल रही है. सही एग्जीक्यूशन 2 केसेस में हो सकता है. फर्स्ट केस कि जो आपका लॉजिकल एड्रेसेस हैं और जो फिजिकल एड्रेसेस हैं वो मैच करें. फर्स्ट आपका लॉजिकल एड्रेसेस हैं, इसी को हम कहेंगे कि जितने भी लॉजिकल एड्रेस हैं प्रोग्राम में हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, या तो कन्वर्ट हो जाने चाहिए या सेम रहने चाहिए. अब सेम कब कब रह सकते हैं? अब फिर तीसरी बात आ रही है, अब इसके बाद सेकंड बात आ रही है कि ये जो एड्रेस बाइंडिंग है ये कहां पर हो सकता है? 3 स्पेसेस पे हो सकता है. कंपाइल टाइम पे, जब प्रोग्राम कंपाइल किया गया, दैट मींस उसके अंदर जो लॉजिकल एड्रेस थे वही सेम रहेंगे जो कि फिजिकल एड्रेस है. ये मैं तभी कर सकता हूं क्योंकि प्रोग्राम लोड होगा. प्रोग्राम लोड होने से पहले आपको पता है कि वो कहां पर लोड होने वाला है. अगर आपको ये पहले से पता है, आप इसमें देखेंगे इट्स मेमोरी लोकेशन इज नोन प्रायरी. दैट मींस आपको पहले से पता है कि प्रोग्राम किस मेमोरी लोकेशन में, फिजिकल लोकेशन पे लोड होने वाला है. अगर ये बात आपको पहले से पता है तो उस केस में आपका फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस सेम हो सकता है. कंपाइलेशन के टाइम पर ही आपके जो एड्रेस कन्वर्जन हुआ इट इज ऑफ द फिजिकल. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता. आज मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच में हमने देखा हम पहले से नहीं जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ लोड होने वाला है. जब मैं पहले से नहीं पता कर सकता हूं तो मुझे क्या करना होगा? मैं कंपाइलेशन के टाइम पर ही बाइंडिंग नहीं कर सकता लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस पे. दूसरा वाला क्या है? लोड टाइम. दैट मीन्स कंपाइल कर लिया, कंपाइलेशन के टाइम तक प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एड्रेसेस ही थे, लेकिन जिस टाइम पर प्रोग्राम को लोड किया गया मेन मेमोरी में, when the program is being loaded into the main memory, logical addresses is being converted into the physical address.
ये दूसरा काम हो सकता है। लेकिन इस केस में भी एक वर्ड लिखा हुआ है मस्ट बी रीलोकेटेबल कोड। कोड ऐसा होना चाहिए दैट मीन्स इट कैन बी लोडेड एनीवेयर इनटू द मेन मेमोरी। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। पहले वाले कंपाइलेशन में देखा था वो फिक्स्ड होगा, हमेशा एक ही पोजीशन पे जाके लोड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रीलोकेटेबल कोड होगा। तीसरा मोस्ट एफिशिएंट वन इज एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइल कर लिया, कंपाइलेशन के टाइम तक योर प्रोग्राम कंटेन्स लॉजिकल एड्रेस। कंपाइलेशन के बाद प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। इस समय तक भी उसके पास लॉजिकल एड्रेसेस हैं, लेकिन जब प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रोसेसर को दिखेगा तो लॉजिकल एड्रेस, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट विल कन्वर्ट दैट लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो इट इज द एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, और यही मेजॉरिटी ऑफ टाइम यूज होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी अगर हम पहले वाले कोड पर जाएं तो क्या होना था कि हमारा गलत हुआ था, प्रोग्राम गलत एग्जीक्यूट हुआ था। जब प्रोसेसर इस जंप 12 को एग्जीक्यूट करेगा तो 12 को प्रोसेसर कन्वर्ट करेगा ऑन टू दी 28। प्रोसेसर दिस लॉजिकल एड्रेस 12 is being converted to the physical address 28, और इसी को बोलेंगे मैपिंग। सर आप म्यूट हो गए हो। ठीक है, तो जंप 12 जब एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेसर ने फेच किया इंस्ट्रक्शन, फेच में उसने देखा जंप 12, एड्रेस मिला प्रोसेसर को 12। दिस 12 अब एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इस प्रोसेसर इज लॉजिकल, इसलिए हम बार-बार बोलते हैं सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस क्योंकि उसको ये 12 यहाँ इंस्ट्रक्शन से मिला। आफ्टर दैट लॉजिकल एड्रेस इज बीइंग कन्वर्टेड टू फिजिकल एड्रेस। दिस 12 विल बी कन्वर्टेड, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम आगे बात करते हैं। दिस 12 इज बीइंग कन्वर्टेड टू 28 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन सीपीयू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शंस। यहां तक बात समझ में आई? कोई पॉइंट, कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर। सर एक बार वो लोड टाइम वाली स्लाइड दिखाना जिसमें वो कंपाइल टाइम और लोड टाइम लिखा है। एक मिनट, ये है उसमें। सर इसमें लोड टाइम में लिखा है ना, इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन एट लोड कंपाइल टाइम। इफ मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन एट कंपाइल टाइम। हाँ देखिए याद, हाँ बोलो बोलो, पूछो। इसमें हमें मेमोरी लोकेशन जो मतलब मेन मेमोरी की लोकेशन होगी वो हमें नहीं पता होगी कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे नहीं पता होगी ना सर, यही तो मेजर ड्रॉबैक है इन दोनों का कि हमें कंपाइल टाइम पर नहीं पता। देखो पहले वाले केस में मुझे कंपाइल टाइम पर पता होना चाहिए, मैं कंपाइल टाइम पर तब मैप करा सकता हूं जब मुझे पहले से पता। अगर मुझे पहले से पता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि रूम नंबर 24 में जाकर ही तुम्हारी क्लास होनी है, ये मैं अगर पहले से बता दूं तभी मैं तुम्हें बता सकता हूं कि लेक्चर नंबर, तुम लोग अपना लैब में गए, लैब नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब होनी है, पहले से पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब नंबर 2 में होनी है, अपने आप चले जाते हो। ठीक बात है? है ना? अगर ये बात मुझे पहले से ना पता हो, अगर ये बात मुझे पहले से ना पता हो, अगर लैब नंबर 2 बिजी है उस समय पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मेमोरी लोकेशन डिसाइड हो रहा है वो पहले से बिजी है, फ्री होना चाहिए, लोड तभी हो पाएगा जब फ्री होगा। और मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच में जरूरी नहीं है कि वो लोकेशन फ्री हो उस समय पर। फ्री नहीं हुआ तो आप लोड नहीं करा पाओगे, अगर लोड नहीं करा पाओगे तो फिर आपका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा डेटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंपाइल टाइम पर पहले से पता होना चाहिए। लोड टाइम पर अगर आपको पहले से नहीं पता तो एड्रेस ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको रीलोकेटेबल किया जा सके। दूसरी बात समझना कि अब दूसरा है कि आपके कंपाइलेशन टाइम पर नहीं पता था, तो क्या लोड टाइम पर पता है? अगर लोड टाइम पर पहले से पता है तब तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूं फिजिकल लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस में। अगर लोड टाइम पर भी मुझे नहीं पता है, लोड टाइम के बाद पता लगता है, तब भी मैं नहीं कन्वर्ट कर सकता। फिर आता है एग्जीक्यूशन टाइम। लोड टाइम का मतलब जिस समय लोड हो रहा है, लोड होने से पहले का स्टेज है ये। लोड नहीं हुआ है, लोड टाइम का मतलब लोड होने से पहले का स्टेज, बिफोर लोडिंग। इफ यू नो कि कहां पर लोड होने जा रहा है, यू कैन कन्वर्ट इट। ठीक है, अब मोस्ट फ्लेक्सिबल कौन सा है? तीसरा वाला है एग्जीक्यूशन टाइम। नीड नॉट टू वरी, तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है,
तब तक की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होना स्टार्ट होता। कंपाइल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकल एड्रेस रहने दीजिए। लोड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिकल एड्रेस रहने दीजिए। लेकिन जिस टाइम पर सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, उस समय that particular logical address would be converted into the physical address. That is the most flexible one. Until runtime, if process can be moved during the execution. और ऐसा भी हो सकता है, अभी तो हमने continuous memory location यूज कर रहे हैं, अब दूसरा फेज आएगा कि जब हम नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे तो पार्ट्स में लोड होगा प्रोग्राम आपका। जब पार्ट्स में लोड होगा प्रोग्राम, तो जरूरी नहीं होता कि पूरा का पूरा प्रोग्राम रैम में मेन मेमोरी में हो, डिमांड लोडिंग भी होगा। जब जिस प्रोग्राम के पार्ट की जरूरत होगी उस समय वो पर्टिकुलर प्रोग्राम लोड होगा। तो स्वैप इन एंड स्वैप आउट भी होगा प्रोग्राम। जब स्वैप इन एंड स्वैप आउट होगा प्रोग्राम, कुछ पार्ट बाहर जाएगा प्रोग्राम का, कुछ फिर दोबारा से रैम के अंदर आएगा। जब ऐसा सिनेरियो होगा तो बार बार पोजीशन चेंज होगी प्रोग्राम की कि कहां पर लोड होना है। ऐसे सिनेरियो में भी आप लोड टाइम से पहले डिसाइड नहीं कर सकते। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल वन इज एग्जीक्यूशन टाइम। कंपाइल टाइम पे मत चेंज कीजिए, लोड टाइम पर नहीं चेंज कीजिए। एग्जीक्यूशन टाइम पर जब प्रोसेसर पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसी टाइम पर हम चेंज करेंगे अपना लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? अभी और आगे धीरे धीरे क्लियर होगा। तो हम चल कहां पर हैं? हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पर चल रहे हैं। वी आर ऑन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी, अब ध्यान रखना, ये सारे हम सिनेरियो जितनी बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम होंगे। पूरा प्रोग्राम चलेगा कैसे? आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम होंगे। प्रोग्राम अपने आप में लॉजिकल एड्रेसेस को यूज कर रहे होंगे, नीड नॉट टू वरी। प्रोग्राम जो है फ्रॉम लोड हो जाएंगे मेन मेमोरी में। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, मेन मेमोरी के अंदर जो भी एड्रेसेस हैं वो अपने आप में लॉजिकल एड्रेसेस होंगे। प्रोग्राम जो यूज कर रहा होगा लॉजिकल एड्रेस का यूज कर रहा होगा। वो कहीं पर भी रिलोकेटेबल भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर जो लॉजिकल एड्रेस है इट विल बी कन्वर्टेड टू दी फिजिकल एड्रेस। तो अब अगला टॉपिक ही ये होगा, हाउ द लॉजिकल एड्रेसेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द फिजिकल एड्रेस। आप लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम सीधे दो रजिस्टर्स का यूज होगा। वन इज नोन एज, सीधे आते हैं हम इस पे, आप ये देखो, ये समझने की कोशिश करो। वन इज नोन एज बेस रजिस्टर and another one is known as the limit register. One is known as the base register and another one is the known as the limit register. दो और रजिस्टर हैं सीपीयू के पास, एक का नाम है बेस रजिस्टर और दूसरे का नाम है लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर के नाम से पता लगता है इट विल बी स्टोरिंग द बेस एड्रेस, क्योंकि अब देखो कंटिन्यूअस मेमोरी से क्या फायदा होने वाला है। हम बात कर रहे हैं सिनेरियो पूरा कंटिन्यूअस मेमोरी में चल रहा है। कंटिन्यूअस मेमोरी से क्या फायदा होने वाला है कि अगर मुझे प्रोग्राम का इनिशियल एड्रेस पता लग जाए, पहले इंस्ट्रक्शन का पहला एड्रेस पता लग जाए, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कंटिन्यूअसली स्टोर्ड है, तो मैं इस बेस एड्रेस अगर मुझे पता है तो मैं सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को कैलकुलेट कर सकता हूं। ये वाला पॉइंट पता लगता है? अगर मुझे बेस एड्रेस पता हो, if I know the base address, subsequent addresses of the instructions can be easily calculated. जैसे कि array के केस में करते थे, अगर फर्स्ट सेल का लोकेशन पता है, स्टार्टिंग एड्रेस पता है, तो सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, किसी भी सेल का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एडवांटेज मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो रजिस्टर का यूज करूंगा। वन इज नोन एज द बेस रजिस्टर दैट विल स्टोर दी, अगर अब ये वाला सामने वाला डायग्राम देखें, कहीं आपके पास आपका एक प्रोग्राम था जो कि लॉजिकल एड्रेस को यूज कर रहा था, आपके पास आपका एक प्रोग्राम था जो कि लॉजिकल मैक्स लिखा है, ये लॉजिकल एड्रेसेस को यूज कर रहा था। प्रोग्राम के अंदर भी हम बात कर चुके हैं, लॉजिकल एड्रेसेस हैं। प्रोग्राम जब लोड हुआ उसके अंदर भी, प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर भी लॉजिकल एड्रेसेस हैं, नीड नॉट टू वरी, क्योंकि कब होने वाला है, एग्जीक्यूशन टाइम पर कन्वर्ट होने वाला है। लॉजिकल एड्रेस जो है फिजिकल एड्रेस में कब कन्वर्ट होने वाले हैं, एग्जीक्यूशन टाइम में। कंपाइलेशन के टाइम पर कन्वर्ट नहीं हुआ है, लोडिंग के टाइम पर कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन कन्वर्ट कब होंगे, जब एग्जीक्यूट होगा।
अब लेकिन एक और चीज सीन में आती है कि मैं क्या करूं कि जहां पर जिस पोजीशन पर ये प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हुआ है उसको मैं एक रजिस्टर में, इस एड्रेस को मैं एक रजिस्टर में स्टोर कर लूं, मैं उसको एक रजिस्टर में स्टोर कर लूं और उस रजिस्टर का नाम है मेरा, उस रजिस्टर का नाम है मेरा बेस रजिस्टर। सिमिलरली जितना ये मैक्सिमम है, जो साइज है प्रोग्राम का, जो मेरा साइज है, इसको मैं स्टोर कर लूं, साइज ऑफ द प्रोग्राम को स्टोर कर लूं एक और रजिस्टर में जिसका नाम होगा लिमिट रजिस्टर। ठीक है, ये दो पॉइंट समझ में आएंगे। क्या यूज कर रहा हूं, एक बेस रजिस्टर यूज कर रहा हूं, एक लिमिट रजिस्टर यूज कर रहा हूं। बेस रजिस्टर के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, वो एड्रेस मेन मेमोरी का, फिजिकल मेमोरी का वो एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं जो जहां पर प्रोग्राम का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हो रहा है। We are storing the address of the first instruction of the program in the base register. Second, we are using limit register to store the size of the program. Limit register के अंदर size of the program हम store कर देंगे। अगर मेरे पास ये दो entities पता हो, if we do know these two things, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं। base register, अब suppose ये example है, बेस एंड लिमिट रजिस्टर। अब बेस रजिस्टर, अब सपोज इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करूं, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जो कि स्टार्ट हो रहा है किस लोकेशन से, सपोज दिस इज द स्टार्टिंग लोकेशन। अगर इस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है ये, तो बेस रजिस्टर वुड कंटेन दिस पर्टिकुलर, मैंने बताया बेस रजिस्टर वुड कंटेन द फर्स्ट एड्रेस। तो बेस रजिस्टर के अंदर आपने फर्स्ट एड्रेस यूज कर लिया। लिमिट रजिस्टर के अंदर क्या यूज करना है, साइज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, दिस साइज, ये साइज स्टोर करना है। ये साइज कैसे मिलेगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। ठीक है, ये साइज कैसे मिला, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, दैट मींस 42 ना, ये 3 2 5 4,20,940 में से 3,40,000 को माइनस कर दिए, ये लिमिट रजिस्टर मिल गया। अब लिमिट रजिस्टर का क्या रोल है, लिमिट रजिस्टर विल आइडेंटिफाई कि ये जो भी एड्रेस है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। दोबारा समझने की कोशिश करना, व्हाट इज द रोल ऑफ द लिमिट रजिस्टर। लिमिट रजिस्टर जब भी सीपीयू इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, अभी मैंने बताया था कि सीपीयू जब भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, क्या जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस। क्यों जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अंदर लॉजिकल एड्रेस ही लिखे हुए हैं। तो वो जो लॉजिकल एड्रेस है वो इस लिमिट रजिस्टर के साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा, somehow it is greater than the size of the limit register, the value stored within the limit register, then that means CPU has generated an erroneous address. CPU ने एक errorful address generate किया है out of the scope of this process, तो हम उसको error बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है protection भी। It is also used for the protection। और बेस रजिस्टर का ही दूसरा नाम है रीलोकेशन रजिस्टर। बेस रजिस्टर का दूसरा नाम है, इट इज आल्सो नोन एज रीलोकेशन रजिस्टर। तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हाउ इट इज बीइंग कन्वर्टेड। लॉजिकल एड्रेस हमने बात कर लिया, फिजिकल एड्रेस बात कर लिया, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास सीपीयू है, सीपीयू के पास आईआर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, पीसी है, बेस रजिस्टर है, लिमिट रजिस्टर है। We do have a program, एक प्रोग्राम है हमारे पास, we do have a program, we do have a program। प्रोग्राम देखोगे, प्रोग्राम का जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, it starts from 0, first instruction is 0, first address is 0 and the uppermost is 28, that means the int x start with 28। अब दिस प्रोग्राम इज लोडेड। अब देखिए, दिस प्रोग्राम कंटेन जितने भी ये एड्रेसेस हैं, दीज ऑल आर लॉजिकल एड्रेसेस। अब एड्रेसेस दो चीज के हैं, वन, एक तो वेरिएबल्स के एड्रेसेस और साथ ही साथ में इंस्ट्रक्शन की भी एड्रेसेस। तो 0 इज एन लॉजिकल एड्रेस, 04 इज एन लॉजिकल एड्रेस, 08 इज एन लॉजिकल एड्रेस, जो कि हर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। सिमिलरली इसके अंदर मेमोरी 28, दिस इज मेमोरी 28। अगर ये 28 लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू फेच द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी 28। और मेमोरी 28 लोकेशन क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मींस इट इज 16 जो
एग्जीक्यूशन लॉजिकल एड्रेस 16 क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, मूव कर रहा है वैल्यू ऑफ R1, वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन 28 इनटू द R1, और 28 लोकेशन क्या है, प्रोग्राम में दिख रहा है 28 लोकेशन इज माय int x, दैट इज वैल्यू ऑफ x, दैट मीन इट इज लोडिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू द वैल्यू ऑफ R1. तो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दिस इज अ यूजर प्रोग्राम, और इस यूजर प्रोग्राम के अंदर दिस यूजर प्रोग्राम के अंदर ऑल आर दी लॉजिकल एड्रेसेस, वो जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं, बस इसको जरा अभी इसको फिनिश कर लें, वो ये जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं, दिस प्रोग्राम इज मैप्ड ऑन टू दी फिजिकल मेमोरी. अब आप देखेंगे कि ये जो 00 वाली लॉजिकल एड्रेस है, इट इज बीइंग मैप्ड टू 24. ये 00 वाला है, इट इज बीइंग मैप्ड टू 00 लोकेशन, physical address is being mapped to 24. Fourth number logical address 4 is being mapped to 28. Similarly 28 is being mapped to somewhere 52 or 56. तो बेस रजिस्टर, अब इसका अगर मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा, ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 4 बाइट, ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 4 बाइट. पहला वाला 00 से लेकर 03 तक जा रहा है, दूसरा वाला 04 से लेकर 07 तक जा रहा है, 28 वाला 28 से लेकर 31 तक जा रहा है. दैट मींस साइज ऑफ दिस एड्रेस स्पेस इज 0 to 31. तो लिमिट रजिस्टर वुड कंटेन 32. ये पॉइंट पता लग रहा है. लिमिट कैसे किया, साइज ऑफ द प्रोग्राम. साइज ऑफ द प्रोग्राम कैसे कैलकुलेट किया, 0 से लेकर स्टार्ट हुआ था, लास्ट इंस्ट्रक्शन हर इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स ले रहा था, 28 से स्टार्ट हुआ, 31 तक जाएगा ये वाला लास्ट, तो 32. बेस रजिस्टर would contain the first address, पहला एड्रेस 0 कहां पर जाकर स्टोर हुआ है, इट इज स्टोर्ड एट 21. ठीक है. अब कैसे कैलकुलेट होगा, अगर मेरे पास बेस रजिस्टर मालूम है, अगर आई डू हैव द बेस रजिस्टर, सिंपल सा टेक्निक है टू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस. यू विल ऐड द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर इनटू द लॉजिकल एड्रेस. वी विल कन्वर्ट द address, you will convert the logical address into physical address by adding the content of the base register. base register के content में आप logical address को add कर दीजिए, you will be getting the physical address. For example, the value of base register is 24. 24 plus 0, it gives the physical address 24. Next is 4. Logical address is 4. 24 plus 4, बेस रजिस्टर में ऐड किया, we will be getting the 28. Similarly, logical address 8. 8 plus 24, 32. It is being converted, it goes to the 32. अगर मैं इसी को अब देखूं कि ये 28 था, this is 28. अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा CPU, तो क्या करने वाला है CPU? It will be converting this logical address. This is a logical address. This logical address to physical address. This logical address has to be converted to a physical address. कैसे करेगा? This is a logical address. Add base register to this. Add the content of the base register to this. The value of base register is 24. Logical address is 28, and it came to be, अगर आप इसको ऐड करोगे तो इट इज 52, जो कि आप देख भी सकते हो, इट इज करेक्ट. 28 किसको करस्पॉन्ड कर रहा था, अगर आप प्रोग्राम में देखोगे तो इट वाज करस्पॉन्डिंग टू int x. 52 इज आल्सो करस्पॉन्डिंग टू int x. 52 पर भी वही वैल्यू है. तो अगर स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होना है तो लॉजिकल एड्रेस हैज टू बी कन्वर्टेड टू फिजिकल एड्रेस. कैसे? सिंपल सा टेक्निक, बेस रजिस्टर की वैल्यू को लॉजिकल एड्रेस में ऐड ऑन कर. किसका? तो जंप 16. जंप 16 आपका सिर्फ आपको ध्यान देना है कि लोकेशन एड्रेस पर बेस एड्रेस को ऐड कर देना है लॉजिकल एड्रेस में. जंप 16 क्या है अपने आप में? लॉजिकल एड्रेस. ठीक बात है. 16 इज अ लॉजिकल एड्रेस. 16 को ऐड करोगे 24 में. 16 प्लस 24, दैट मींस बेस एड्रेस इज 24 प्लस 16, कितना आता है? 40. ठीक है. अब क्या होना था, जंप 16 से पहुंचना कहां था? 16 पे. क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए था?
ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए था। जब सीपीयू ने इसको फैच किया, 16 को कन्वर्ट किया 40 में, 16 इज बीइंग कन्वर्टेड टू 40, तो इस समय क्या एग्जीक्यूट होगा? अभी भी ये होगा। 40 पर क्या स्टोर्ड है? ये स्टोर्ड है। यही होना चाहिए था, प्रोग्राम में भी यही लिखा था कि जब जंप 16 हो तो दिस 16th लोकेशन पर मूव R1 टू ये वाला एग्जीक्यूट हो।